नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए एक प्रकार से रैपिड रिवीजन का काम करेगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम कह सकते हैं, एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक जो आपके सिलेबस में जोड़े गए हैं। हालांकि इस टॉपिक को मैंने पहले डिटेल से पूरा वाइडली करवा रखा है, लेकिन अब हम बात करेंगे चलते चलते क्विक एंड शॉर्ट एंड रैपिड रिवीजन, जिसके अंदर आपको ये टॉपिक हम आज की क्लास में करेंगे। जैसे कि एक तो पर्यावरणीय मुद्दे एवं रणनीतियाँ आ जाएगी। नेक्स्ट, जनसंख्या वितरण एवं प्रवासन रिपोर्ट 2026 की। और इसके अलावा नवीनतम प्रवासन जो रिपोर्ट 2026 को हमने इसमें जोड़ा है। पुराने मुद्दे आ गए और उनके जो दिवस आ गए, उनकी थीम आ गई, ये टॉपिक है। उम्मीद करेंगे ये शॉर्ट एंड स्वीट क्लास चलते चलते की मुहिम के अंदर एक प्रकार से अपने आप में बूस्टर का काम करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर फर्स्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे अपने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP, जिनको कोप के नाम से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख जलवायु सम्मेलन कोप के नाम से सबसे पहले पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन के ऊपर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन। और दूसरा पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन के ऊपर प्रथम बहुपक्षीय जो सम्मेलन है। तो सबसे पहले कोप जो फर्स्ट है, ये कोप फर्स्ट ये हुआ था किस नाम से? बर्लिन में हुआ था, इसको बर्लिन सम्मेलन भी कहते हैं। और ये हुआ था कब? 1995 के अंदर। तो कोप जो फर्स्ट है ये बर्लिन में 1995 को हुआ था। और ये है संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन का प्रथम सम्मेलन। कई बार आ जाता है कि प्रथम सम्मेलन कब और कहां पे हुआ। प्रथम सम्मेलन बर्लिन के अंदर हुआ था, 1995 के अंदर हुआ, जिसको NFCCC का प्रथम सम्मेलन कहा जाता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे कोप थर्ड। कोप थर्ड जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के नाम जाना जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ये प्रथम सम्मेलन के 2 साल के बाद यानी कि 1997 को हुआ था। इसमें किन चीजों के ऊपर बल दिया गया, क्या कुछ मसौदे यहाँ पे तय हुए थे। यहाँ पर बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और नेक्स्ट कार्बन क्रेडिट अवधारणा है, वो किस प्रोटोकॉल से आई है? क्योटो प्रोटोकॉल से आई है। कार्बन उत्सर्जन की जो अवधारणा, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा है, वो क्योटो प्रोटोकॉल से ही आई है, जो कि 1997 को हुआ था। अगला है कोप 15, कोप 15, जो कि कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के नाम जानते हैं। ये हुआ 2009 के अंदर हुआ था। और यहाँ पर उत्सर्जन लक्ष्यों के ऊपर यह केंद्रित रहा। तो कोप 15 है, जो कि कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, 2009 के अंदर हुआ था। और इसमें क्या था? उत्सर्जन लक्ष्यों के ऊपर यह केंद्रित रहा है। अगला देखेंगे कोप 16, कोप 16 जो कि कानकुन सम्मेलन के नाम जानते हैं। कोप 16 को कोप 16 कानकुन सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जो कि 2010 के अंदर हुआ था। इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना हुई। तो एग्जाम में आ जाए कौन से कोप सम्मेलन के तहत ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना हुई थी? कानकुन सम्मेलन के नाम जानते हैं, वो कोप 16 हुआ था। हुआ कब? 2010 के अंदर। इसमें क्या है? ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई। और इसके बाद में कोप 21, कोप 21 जिसको पेरिस समझौता कहते हैं, 2015 के अंदर हुआ था। इसमें वैश्विक स्तर के ऊपर तापमान वृद्धि के 2 डिग्री सेल्सियस को काफी कम करने के ऊपर यहाँ पे नीतियां या मसौदे तय हुए थे। अब बात करेंगे कोप 26 और कोप 27, कोप 26 और कोप 28, कोप 26, कोप 28। और अभी एग्जाम के अंदर कोप 29 और कोप जो 30 है, ये है। तो अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें कोप 30 का प्रश्न पूछा गया था। तो कोप 26 की बात करूंगा, यह ग्लासगो जलवायु समझौते के नाम से जाना जाता है, 2021 के अंदर हुआ था। कहां पे? स्कॉटलैंड, ब्रिटेन के अंदर हुआ था, ग्लासगो वाला 2021 के अंदर। इसमें क्या था? वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और भारत की बात करेंगे, नेट जीरो कार्बन जो उत्सर्जन का जो टारगेट है भारत का, ये भारत का है 2070 का, भारत का 2070 का। लेकिन कोप 26 के अंदर नेट जीरो कार्बन का जो टारगेट उत्सर्जन का था, वो था 2050 तक की अवधि का, भारत का 2070 तक की अवधि का। और कोप 28 जो कि दुबई में हुआ था, 2023 के अंदर हुआ था। कोप जो 29 हुआ था बाकू सम्मेलन में, ये बाकू के अंदर हुआ था, बाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ था। कोप 29 बाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था जलवायु वित्त के जो लक्ष्य नीतियां निर्धारित करना है,
जलवायु वित्त के क्लाइमेट की फाइनेंस की है नीतियों का निर्धारण करना, लक्ष्यों का निर्धारण करना। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पिछले सेकंड ग्रेड एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया था कि इसकी थीम क्या थी COP 29 की। COP 29 का जो उद्देश्य था वो था जलवायु वित्त के लक्ष्यों का निर्धारण करना, क्लाइमेट जो फाइनेंस है उनके लक्ष्यों का निर्धारण करना COP 29 का मेन कह सकते हैं उद्देश्य था। और विकसित देशों ने 2035 तक विकासशील देशों के लिए हर साल 300 बिलियन USD डॉलर जुटाने का टारगेट या संकल्प लिया था। और नया जो लक्ष्य है पिछले 100 से 300 बिलियन USD हो गया। यानी कि देखेंगे विकसित देशों ने 2035 तक विकासशील देशों के लिए हर साल 300 बिलियन USD डॉलर जुटाने का संकल्प लिया। जो नया जो लक्ष्य है ना पिछले, यानी कि नया जो लक्ष्य है वो 300 है, पिछला कितना 100 है, यानी कि नया जो लक्ष्य है पिछले लक्ष्य के मुकाबले कंपैरिजन करें तो सीधा 3 गुना उनसे प्लस आ जाएगा। 300 बिलियन का टारगेट यहाँ पे संकल्प लिया गया है। और अब है अभी स्कूल लेक्चरर व्याख्याता एग्जाम के अंदर ग्रुप डी के अंदर प्रश्न पूछा गया था, पीटी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था, जिसमें क्या था COP 30 पूछा गया। COP 30 है वो कहाँ पे आयोजित, COP 30 या COP 30 जिसको बेलम समझौता भी कहते हैं, जो कि 2025 के अंदर हुआ था। 10 से लेकर के 21 नवंबर 2025 तक हुआ था और ये बेलम समझौते का नाम जानते हैं। और ये कहाँ पे हुआ था, ब्राजील के अंदर आयोजित हुआ। ये प्रश्न पूछा गया है अभी 2026 के अंदर ही, बेलम ब्राजील के अंदर हुआ। COP 30 जो कि बेलम समझौते के नाम जानते हैं। देशों ने 2035 तक जलवायु कार्रवाई के लिए हर साल कम से कम 1.3 ट्रिलियन USD डॉलर जुटाने का संकल्प लिया है। और COP 31 की बात करेंगे, मान लो आपके एग्जाम में COP 31 का पूछ ले दोस्तों, COP 31 है जो कि नवंबर 2026 के अंदर, COP 31 जो कि नवंबर 2026 के अंदर कहां पे आयोजित होगा, तुर्की के अंतालिया में। तो यह है तुर्की के अंतालिया में आयोजित होगा, जिसकी जो मेजबानी करेगा तुर्की करेगा, लेकिन इसकी वार्ता की जो अध्यक्षता है ना वह कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया। तो वार्ता की जो अध्यक्षता है वो ऑस्ट्रेलिया करेगा, लेकिन इसकी जो मेजबानी करेगा कौन करेगा, तुर्की करेगा। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। COP 30 कहां पे, बेलम समझौता कहां पे, ब्राजील के अंदर। COP 31 पढ़ेंगे कहां पे, तुर्की के अंदर, लेकिन यहां पढ़ेंगे कहां पे, तुर्की के अंतालिया में। ये ब्राजील में कहां पे, बेलम के अंदर हुआ था 2025 के अंदर, और ये नवंबर 2026 के अंदर तुर्की के अंतालिया में आयोजित होगा। और इसकी जो वार्ता की जो अध्यक्षता है वो करेगा ऑस्ट्रेलिया करेगा। अब बात करेंगे विश्व के प्रमुख जैव विविधता के हॉटस्पॉट। दोस्तों वर्ल्ड के प्रमुख जो जैव विविधता के हॉटस्पॉट है, हालांकि पीछे हमने बायोडाइवर्सिटी की जैव विविधता की पारिस्थितिकी की क्लास डाली थी, उसमें कंप्लीट मैंने डिटेल से वाइड को करवा दिया है। फिर भी अगर आप चाहो तो बड़ा बड़ा देख सकते हो कि विश्व के प्रमुख जैव विविधता के हॉटस्पॉट कुल कितने हैं, 36 हैं। तो इसमें से यहाँ देखेंगे एशिया में देखेंगे तो प्रशांत, हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, बाहर दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर, और जापान, फिलीपींस, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड, वोलेस एरिया। जबकि अफ्रीका की बात करेंगे, अफ्रीका में है मेडागास्कर और हिंद महासागर द्वीप समूह है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और कौन है, कांगो बेसिन अफ्रीका के अंदर। अमेरिका के अंदर पढ़ेंगे अमेजन वर्षावन, मेसो अमेरिकन जंगल, कैरिबियाई द्वीप समूह है, कैलिफोर्निया, प्लास्टिक प्रांत, और अमेरिका की बात यहाँ पे। और इसके अलावा कौन से, ब्राजील के सेराडो। यूरोप के पढ़ेंगे, यूरोप में है भूमध्य सागरीय बेसिन और काकेशस, ये यूरोप के अंदर है। तो टोटल मिलाकर के विश्व के कुल कितने जैव विविधता के हॉटस्पॉट है, 36 है। और भारत की बात करेंगे तो भारत में कुल कितने जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं, तो भारत में 4। एक पढ़ेंगे हिमालय, जिसमें संपूर्ण हिमालय का क्षेत्र आ जाएगा। दूसरा है पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इसमें ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक का क्षेत्र आ जाएगा। थर्ड है इंडो बर्मा, इसमें पूर्वोत्तर भारत, असम और अंडमान को छोड़कर के क्षेत्र आ जाता है। नेक्स्ट कौन सा है, सुंडालैंड आ जाता है, जो कि निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। तो भारत में 4 है, इसमें कुल 36 है हॉटस्पॉट। और अब है जी सतत विकास पर सम्मेलन। सतत विकास के ऊपर है, कौन कौन से सम्मेलन हुए थे, कब हुए थे, और उन सम्मेलन की मेन थीम या विशेषता क्या थी, ये और देखते हैं। तो सतत विकास के ऊपर सम्मेलन सबसे पहले पढ़ेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन या पर्यावरण एवं सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर हुआ था। और ये सम्मेलन हुआ कब था, 1992 के अंदर आयोजित हुआ था। और यहाँ विशेषता पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास पर रियो घोषणा पत्र और एजेंडा 21 सतत विकास संबंधित कार्य योजना इसके अंदर प्रभावधन या लागू की गई।
और इसके 5 साल के बाद जो रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन हुआ था 1992 का, इसके 5 साल के बाद अगला हुआ था, तो ये 5 साल के बाद 1997 में हुआ था। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, रियो +5 कहते हैं। और इसमें एजेंडा जो 21 था, एजेंडा 21 के 5 वर्षों के जो काम थे उन कामों को एनालिसिस किया गया, उन कामों की समीक्षा की गई थी जो 5 सालों के अंदर हुए थे। अगला जो पढ़ेंगे, इस सम्मेलन के ठीक 10 साल के बाद हुआ था, इसीलिए इसको रियो +10 कहते हैं, जो कि कहां पे हुआ, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था 10 साल के बाद, यानी कि 1992 से 10 पढ़ेंगे 2002 में हुआ था। इसमें क्या था, इसमें सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, तो इसे सतत विकास के ऊपर विश्व शिखर सम्मेलन कहते हैं। 2002 का जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका का है। और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG को 2015 तक प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो इसी के अंदर ही तय किया गया था। और इसके बाद है पहले सम्मेलन के ठीक 20 साल के बाद में 2012 के अंदर हुआ था, इसलिए इसको रियो +20 कहते हैं। रियो डी जेनेरियो ब्राजील पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 20 साल के बाद आयोजित हुआ था, 2012 में हुआ था। और इसमें क्या था, MDG के स्थान के ऊपर सतत विकास लक्ष्य SDG अगले 15 साल अर्थात 2030 तक के लिए घोषित किया गया, जिसमें कुल 17 तो लक्ष्य हैं और कितने प्रयोजन है, कुल 169 प्रयोजन हैं, जिनको 2030 तक के लिए घोषित किया गया है इस सम्मेलन के अंदर। और नेक्स्ट 1972 का है स्टॉकहोम सम्मेलन है। 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन, इसमें पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन, जो कि पर्यावरणीय मुद्दों के ऊपर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। तो पर्यावरणीय मुद्दों के ऊपर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था, वो कौन सा था, 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन है, जिसको जलवायु या पर्यावरण मुद्दों के ऊपर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहते हैं। और इसी की याद में हर साल 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसी की याद में मनाया जाता है। और पहला एनवायरमेंट जो डे बनाया गया था, यह बनाया गया था 5 जून 1973 को, पहला पर्यावरण दिवस बनाया गया, जिसकी जो थीम रखी गई थी वो थी ओनली वन अर्थ, अकेली सिर्फ और सिर्फ एक पृथ्वी की थीम रखी गई थी। प्रथम एनवायरमेंट डे रखा गया था, 5 जून 1973 को मनाया गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाम, स्थापना और उनकी विशेषता। सबसे पहले बात करते हैं जिनेवा प्रोटोकॉल, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, यह जो संधि 1925 में हुई थी और इसको लागू कब किया गया, 1928 में इसको लागू किया गया। इस संधि में क्या प्रावधान थे, क्या नियम थे, इसमें क्या था, एक तो है केमिकल जो रासायनिक है और जो जैविक पदार्थ है उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, रासायनिक और जैविक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया। नंबर 2, दूसरा जो सम्मेलन है वो है रामसर सम्मेलन, ईरान के रामसर में हुआ था, 1971 के अंदर हुआ था। यह किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र जो नम भूमि है, वेटलैंड से संबंधित वैश्विक संबंधी वाला एकमात्र सम्मेलन था, जो कि 1975 में लागू हुआ था। तो ये सम्मेलन 1971 में हुआ था, लागू कब 1975 में हुआ। यह आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और युक्तिसंगत उपयोग हेतु एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन है। और भारत इसमें शामिल कब हुआ, 1982 में भारत इसमें शामिल हो गया। नेक्स्ट है बेसल कन्वेंशन, जो कि 1989 का है। यह विकसित देशों से विकासशील देशों व कम विकसित देशों LDC के मध्य होने वाले खतरनाक अपशिष्टों के स्थानांतरण पर रोक लगाता है। और यह 1992 से प्रभावी है, परंतु यह रेडियोएक्टिव पदार्थों के हस्तांतरण पर रोक नहीं लगाता। भारत में यह 1992 से लागू है। यहाँ देखेंगे रामसर सम्मेलन की बात करेंगे तो भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ, और जो बेसल कन्वेंशन है यह भारत पढ़ेंगे, यह भारत में 1992 से लागू है। जो है क्या, एक खतरनाक अपशिष्टों के स्थान पर यह रोक लगाता है। ध्यान रखना, ये बेसल कन्वेंशन के नाम से 1989 का है, रामसर सम्मेलन 1971 का है, जिनेवा प्रोटोकॉल जो है 1975 का है। लेकिन संधि हुई थी, लागू कब हुई, 1928 में ये लागू हो गया था। अगला है अन्य देखेंगे तो अनवरत जैविक प्रदूषक POP, अनवरत जैविक प्रदूषक POP पर स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि हुआ था, स्थापना कह सकते हैं 2001 के अंदर है। इसकी विशेषता क्या रही है, यह एक वैश्विक संधि है जिसमें मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को रसायन से बचाना शामिल है। यह संधि 2004 से अस्तित्व में आई और यह भारत में यह 2006 से लागू है। नेक्स्ट देखते हैं वन्यजीव वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय
व्यापार पर कन्वेंशन, जिसको बोलते हैं सिटीज जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और यह CITES पढ़ेंगे, यह 1975 से लागू हुई। इसमें क्या था, वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकना है, वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकना है। और इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। और भारत इसके अंदर, भारत कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के तहत भारत इसके अंदर शामिल कब हुआ है, 1976 में भारत इसमें शामिल हो चुका है। और अगला देखते हैं नेक्स्ट, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के ऊपर जो सम्मेलन हुआ था, ये बोन जर्मनी में संधि हुई थी 1979 के अंदर, 1979 में संधि हुई थी। और ये संधि लागू कब हुई, 1983 में संधि यह दोस्तों लागू हो गई थी। और इसे बोन सम्मेलन भी कहते हैं, क्योंकि ये बोन जर्मनी में संधि हुई थी। और वैश्विक स्तर पर प्रवासी वन्य जीवों और उनके आवासों की संरक्षित करना, भारत 1983 से इसका सदस्य है। ध्यान रखना, यहाँ पढ़ेंगे CITES यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन जो था जेनेवा स्विट्जरलैंड का, भारत सिटीज में 1976 में शामिल हुआ। यहाँ पढ़ेंगे बोन सम्मेलन की बात करेंगे, भारत 1983 में इसमें है शामिल हो गया था, इसका सदस्य 1983 से है। और इसके बाद में ओजोन परत के संरक्षण को लेकर के जो प्रावधान हुए थे, जो संस्थाएं बनी थी या सम्मेलन हुए थे, तो ओजोन परत संरक्षण नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था या प्रोटोकॉल की बात करेंगे, उसमें सबसे पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण हेतु हुआ था। और इसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। नाम है इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 16 सितंबर 1987 को। और इसी वजह से 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, घोषित कर दिया। और पहला जो ओजोन दिवस है यह कब बनाया गया, तो 16 सितंबर 1995 को प्रथम ओजोन परत जो दिवस है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। अगला है वियना कन्वेंशन, यह 1985 में किया गया। वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था, और यह भी क्या था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ। अगला है किगाली समझौता जो कि 2016 का है, और इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संशोधन के लिए यह हुआ था, किगाली समझौता। नेक्स्ट चलते हैं, हरित गृह प्रभाव हेतु ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैस है वो कौन कौन सी है, और गैसों का हरित गृह में जो संगठन है योगदान वो कितना है। सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक सांद्रण इसका है वो कितना है, 60% से अधिक योगदान इसी का CO2 का है। इसके बाद मीथेन मार्स गैस CH4, इसका कितना है 20%। CFC पढ़ेंगे कितना है 14%। और नाइट्रस ऑक्साइड ये कितना है 5 से 6%। और जलवाष्प धूल के कण कितनी है 1%। और ओजोन O3 पढ़ेंगे, ओजोन जो पढ़ते हैं वो कितनी है तो 1%। और एसिड रेन के जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस डाइऑक्साइड है, NO है, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन या मार्स गैस आ जाएगी। हेल्सिंकी प्रोटोकॉल ये तो हुआ था 1985 के अंदर। अब है मेन प्रश्न यहाँ से, कई बार क्या है करंट के अंदर प्रश्न पूछ लेते हैं कि प्रमुख जो पर्यावरण दिवस है उनकी थीम या 2025 की या 26 की, 25 ना करो तो भी चल जाएगा, लेकिन 26 आपको याद करनी ही पड़ेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी थीम। सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो 2026 की जो थीम पढ़ेंगे, इस थीम की 26 की थीम पढ़ेंगे तो 26 वाली थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 की जो थीम है ना वो है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, ये थीम है 2026 की, कि प्रकृति से प्रेरित और जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए। इसकी जो मेजबान कंट्री है वो कौन सी है, बाकू, अजरबैजान। लेकिन 2025 की बात करेंगे, इसकी जो थीम क्या थी वो थी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछ लिया था पिछली भर्ती के अंदर, आपका ये प्रश्न कन्फर्म आएगा, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए। और मेजबान जो कंट्री वो कौन सी है, बाकू, अजरबैजान है। और विश्व पृथ्वी दिवस की बात करेंगे जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को,
2025 की तो थीम थी हमारी शक्ति ग्रह, हमारा शक्ति हमारा ग्रह, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। लेकिन आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है 2026 की थीम, यह इसकी 26वीं वर्षगांठ होगी। तो 22 अप्रैल की बात करेंगे 2026 वाली, यह इसकी 56वीं, सॉरी यह इसकी 56वीं वर्षगांठ होगी। तो यह इसकी 56वीं वर्षगांठ होगी है। विश्व पृथ्वी दिवस की बात करेंगे तो 2026 की बात करेंगे तो ये थीम है, न कि लाइन है। देखो 22 अप्रैल की बात करेंगे, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो 2025 की जो थीम थी ना वो क्या थी, हमारी शक्ति हमारा ग्रह थी। लेकिन 2026 की थीम क्या है, यह इसकी 56वीं वर्षगांठ होगी, 26 नहीं 56वीं। तो यह इसकी 56वीं वर्षगांठ होगी, तो यह इसकी 56वीं वर्षगांठ होगी, यह इसकी थीम रखी गई है। और नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो दिवस विश्व जल दिवस, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए 2026 ही इंपॉर्टेंट है। 2026 की थीम है जल और लैंगिक समानता, ये थीम रखी गई है जल और लैंगिक समानता, ये 2026 की थीम है। 25 की क्या थी, ग्लेशियर संरक्षण था। और नारा की बात करेंगे, विश्व जल दिवस का जो नारा है ना वो क्या है, जहां पानी बहता है वहां समानता, जहां पानी बहता है समानता बढ़ती है। और फोकस क्या रखा गया है, पानी का संकट महिलाओं और लड़कियों को कैसे प्रभावित करता है, पानी का संकट महिलाओं और लड़कियों को कैसे यह इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। और अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च को, तो इसकी जो थीम थी वन और अर्थव्यवस्था, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स इसकी थीम थी। और आजीविका चलाने और आर्थिक समृद्धि में वनों का योगदान के ऊपर केंद्रित रही है। वापिस सुनिएगा, 21 मार्च को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, जिसकी जो थीम थी वन और अर्थव्यवस्था, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स, आजीविका चलाने और आर्थिक समृद्धि में वनों के योगदान के ऊपर यह केंद्रित है। नेक्स्ट विश्व वन्य जीव दिवस, यह मनाया जाता है 3 मार्च को। और 2026 की थीम क्या है, औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण इसकी थीम रखी गई है। विश्व में औषधीय और सुगंधित प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली 20% से अधिक पादप प्रजाति IUCN रेड लिस्ट के अंदर है। और अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस जो कि 30 मार्च को मनाया जाता है, और यह शुरुआत हुआ था 30 मार्च 2023 से। तो इसकी 2026 की जो थीम है ना वो है खाद्य अपशिष्ट, फूड वेस्ट। और 2025 की थीम थी फैशन और वस्त्रों में शून्य अपशिष्ट की ओर। नेक्स्ट चलते हैं विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, जो कब बनाया जाता है, 22 मई को बनाया जाता है। 2026 की थीम थी वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर के ऊपर कार्य करना। 2025 की थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। इसी प्रकार अगला देखते हैं विश्व ओजोन दिवस, जो 16 सितंबर को मनाया जाता है, और यह 31वां ओजोन दिवस की बात कर रहे हैं। 2026 की जो थीम है ना वो है एक ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई, एक ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। 2025 की जो थीम थी वो थी विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। और 2026 की जो थीम है वो क्या है, एक ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। इस टॉपिक को, यह जो स्लाइड है इसको हम कह सकते हैं टेबल है, इसको आप प्रिंट आउट लेकर के भी चिपका सकते हो, खुद लिख भी सकते हो, ताकि 1% तो आपका कन्फर्म यहाँ से आ ही जाएगा। चाहे बायोडाइवर्सिटी का हो, वर्ल्ड फॉरेस्ट का हो, एनवायरनमेंट का हो, या ओजोन परत का थीम का हो, किसी प्रकार का प्रश्न आपका आने की यहाँ पे प्रायोरिटी रहती है। और नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं तो जनसंख्या वितरण एवं प्रवासन, अगला जो हमारा पार्ट इसका है शॉर्ट वे में वो है जनसंख्या वितरण एवं प्रवासन। देखो वर्तमान में 2025 में विश्व में 8.2 बिलियन जनसंख्या है, क्योंकि हमारी रिपोर्ट जो नहीं आती है 11 जुलाई 2026 की आएगी, उससे पहले आपका पेपर बन गया होगा, तो जुलाई में आपका एग्जाम है। 2025 के अंदर हमारी 8.2 बिलियन जनसंख्या है, जिसमें भारत की जनसंख्या कितनी है, 1.46 बिलियन है, 1.46 बिलियन भारत जनसंख्या। विश्व की 90% आबादी मात्र 10% भूभाग के ऊपर बसा हुआ है। वर्ल्ड का टोटल 90% जो आबादी है वो आबादी मात्र 10% भूभाग के ऊपर बसा हुआ है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा, या महाद्वीपों को उनका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे एशिया जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या कितनी है, तो वो है 48-56 मिलियन है।
और कितने परसेंटेज, ज्यादातर क्या परसेंटेज आता है कि निम्न महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पे आरोही अवरोही क्रम में रखिए। तो सबसे ज्यादा है एशिया महाद्वीप और यहाँ पे जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, 60% है। दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप जहां पे 1574 मिलियन है और जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, 18% है। इसके बाद है यूरोप महाद्वीप जहां पे जनसंख्या का 9.5% है। अगला है उत्तरी अमेरिका जहां पे 7.5%। नेक्स्ट दक्षिणी अमेरिका जहां पे 5.5%। फिर है ऑस्ट्रेलिया जो कि 0.5%। और इसके बाद कौन सा है, अंटार्कटिका जो कितना है, 0.0% है। तो याद कैसे करेंगे, यानी कि इसको ऐसे याद कर सकते हो, सबसे पहले एसी यहां पढ़ेंगे अफीम रोपी से रोपी, ऐसे अफीम रोपी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और लिया और टिका। तो देखो याद कैसे करेंगे, एसी से एशिया, अफीम से अफ्रीका, रोपी से यूरोप, नासा से एन यानी कि उत्तरी अमेरिका, साउथ अफ्रीका आ जाएगा, लिया से ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो एसी अफीम रोपी, नसा लिया, ए से अफ्रीका, ए से एशिया, अफीम अफ्रीका, यहां से पढ़ेंगे यूरोपी से यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लास्ट कौन सा 0.0% है, अंटार्कटिका यहाँ पे आ जाएगा। और उनका क्षेत्रफल परसेंट देखेंगे तो एशिया कितना है, 29.8%, अफ्रीका कितना है, 20.3%, यूरोप कितना 6.7%, उत्तरी अमेरिका 16.2% क्षेत्रफल आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका कितना है 11.9%, ऑस्ट्रेलिया कितना है 5% पे, और अंटार्कटिका पढ़ेंगे तो कितना है 9.2% पे। इसी प्रकार से यूएन अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या कोष की जो रिपोर्ट की बात करेंगे या यूएनएफपीए की बात करेंगे, इसकी जो स्थापना हुई थी 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और उसकी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 की बात करूंगा, वर्ल्ड के टॉप 10 जनसंख्या वाले देशों की स्थिति क्या है, कंफर्म प्रश्न आपका सेकंड ग्रेड एग्जाम में आएगा। पिछला जो एग्जाम था सेकंड ग्रेड 2025 का, उसमें प्रश्न पूछ लिया गया है। तो देखो ये कंट्री है भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रूस और इथोपिया। और भारत की जनसंख्या कितनी है, 1.46 बिलियन प्रति महिला, कुल प्रजनन दर है 1.9, जन्म के समय अनुमानित जो जीवन प्रत्याशा है पुरुषों की तो भाई 71 साल है और महिलाओं की कितनी है 74 साल है। मानो चाइना की पढ़े, चाइना कितना है 1.41 बिलियन है और यहाँ पे प्रति महिला कुल प्रजनन दर है एक आ जाएगी। यहाँ पे पुरुष कितने हैं, जीवन प्रत्याशा 76 साल और महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा कितनी है 81 साल है। इस प्रकार से ये है, एग्जाम में आता है वर्ल्ड के जो टॉप 10 कंट्री है जहां पे जनसंख्या की ज्यादा बाहुल्यता है उसको आरोही अवरोही क्रम में सेट कीजिएगा। तो याद कैसे करेंगे, याद कर लो, एक ट्रिक तो ये है, जैसे इंडिया आईसीयू कर लो, आईसीयू एक ट्रिक आ जाएगी। आईसीयू में इंडोनेशिया ने जो आईसीयू है, आईसीयू से निकल करके जो इंडोनेशिया ने पीएनबी बैंक में जाकर के, पीएनबी, पी से पाकिस्तान, एन से नाइजीरिया, बी से ब्राजील, बैंक बोले तो बांग्लादेश में जाकर के रूस पिया। सिंपल सी ट्रिक है, यानी कि आईसीयू से निकल करके इंडोनेशिया ने, आईसीयू, आई से इंडिया, सी से चाइना और यू से कौन सा आ जाएगा, यूएसए है। आईसीयू से निकल करके इंडोनेशिया ने फिर पीएनबी बैंक में गया, पी से पाकिस्तान, एन से नाइजीरिया और बी से कौन सा ब्राजील और बी से कौन सा बैंक बोले तो बांग्लादेश में गया। वहां पे रूस से रस से पिया जाएगा। तो आईसीयू से निकल करके इंडोनेशिया ने पीएनबी बैंक बांग्लादेश के अंदर है, रस पिया यहाँ पे ट्रिक आ जाएगी। एक ट्रिक मैंने पीछे क्लास में कराई थी वो भी यहाँ पे आ जाएगी, जो दोनों आपको ठीक लगे कर सकते हो। कई बार क्या है पूछेगा टॉप 5 में कौन सी कंट्री है, टॉप 5 में कौन सी नहीं है, टॉप 10 में कौन सी है, टॉप 10 में नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न आपका बन जाएगा।
इसके बाद है भारत के जो पड़ोसी देश है उनका कंपैरिजन करेंगे। तो भारत के जो पड़ोसी देश है उनका कंपैरिजन करेंगे। जैसे 1.46 भारत की है बिलियन थी, तो चाइना कितनी है, 1.41 बिलियन जनसंख्या चाइना की है। इसी प्रकार से पाकिस्तान 255 मिलियन पाकिस्तान की है। बांग्लादेश कितनी है, 175 मिलियन है। म्यांमार कितनी है, 54.9 मिलियन है। और अफगानिस्तान कितनी है, 43.8 मिलियन है। नेपाल कितनी है, 29.6 मिलियन है। श्रीलंका 23.2 मिलियन है। भूटान की 0.8 मिलियन यानी कि 8 लाख है। तो इस प्रकार से भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका कंपैरिजन करते हैं हमारी पॉपुलेशन के साथ में। पाकिस्तान 255 है, चाइना 1.41 है, भूटान 0.8 है, श्रीलंका 23.2 मिलियन है। सिर्फ यहाँ देखेंगे चाइना है वो बिलियन के अंदर आ जाएगा 1.41 बिलियन में, और भारत कितनी है, 1.46 बिलियन के अंदर है। और इसी प्रकार से अन्य देशों की कुछ जनसंख्या पे कवरेज करते हैं। तो फ्रांस की जनसंख्या पढ़ेंगे मिलियन कितनी, 66.7। साउथ कोरिया कितना है, 51.7। थाईलैंड 71.6। जापान 123.1। यूके 69.5। मिस्र 118.4। साउथ अफ्रीका 64.8। कनाडा 40.1 है। जर्मनी 84.1 है। ईरान 12.4 है। इराक 47 है। तुर्की 87.8 है, 7 है सॉरी। यूक्रेन 39, यूएई 11.4, सऊदी अरब 34.6, इजराइल 9.5 और वियतनाम कितनी 101.6। अन्य देशों की जनसंख्या का अपने एक बार देखते हैं। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है, 11 जुलाई को बनाया जाता है। 11 जुलाई 1987 को दुनिया की जो आबादी है वो 5 अरब को पार कर गई थी, और इस दिन को डे ऑफ 5 बिलियन कहा गया है। और 1989 को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस दिवस को मान्यता दी है। 1989 को इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई थी, और इसका पहला आयोजन 11 जुलाई 1990 को हुआ था, और इसमें 90 से अधिक देशों ने विश्व जनसंख्या दिवस है वो सेलिब्रेट भी किया था। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की मैं बात करूंगा, तो इसकी जो थीम है ना वो 26 की तो अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई कि बच्चे बोलते हैं 26 की क्या थीम है। 26 की अभी तक है घोषित नहीं हुई है, 25 की हुई है। तो 25 की हो चुकी है। तो 25 की थीम क्या थी, युवाओं को एक निष्पक्ष और आशाजनक दुनिया में परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट देयर फैमिलीज दे वांट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। अब इसके अलावा पढ़ेंगे अंगोला, ये देख लेना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे अंगोला, कांगो, नाइजीरिया, सोमालिया जैसे देशों ने 2024 से 2054 के बीच में जनसंख्या डबल होने की संभावना है। अंगोला, कांगो, नाइजीरिया, सोमालिया में 2024 से 2054 के बीच में जनसंख्या की दोगुनी होने की चांसेस संभावना पूरी जताई जा रही है। और इसके अलावा वर्तमान जनसंख्या कितनी है, अंगोला की है 39 मिलियन है, तो इसकी डबल हो जाएगी वहां पे। कांगो कितनी है, 6.5 मिलियन है। सोमालिया कितनी है, 19.7 मिलियन है। और प्रजनन दर देखेंगे 2024 में वैश्विक औसत प्रजनन दर गिर करके 2.25 जन्म प्रति महिला हो गई है। वापस सुनिएगा, गिरती प्रजनन दर भी चिंता का विषय है। प्रजनन दर 2024 के अंदर वैश्विक औसत प्रजनन दर है गिर करके कितनी हो गई है, 2.25 जन्म प्रति महिला हो चुकी है। जीवन प्रत्याशा 2024 में वैश्विक औसत जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी पढ़ेंगे, यह 73.3 वर्ष तक पहुंच गई है। पेपर में आ जाता है कि 2024 के अंदर वैश्विक औसत जीवन प्रत्याशा है वो कितनी पहुंच गई है, यह 73.3। लेकिन वैश्विक औसत जो प्रजनन दर है वो कितनी होगी 2024 तक, ये 2.25 है। और अल्ट्रा स्लो प्रजनन दर, जब प्रति महिला औसत जन्म 1.4 से भी कम होता है उसको बोल देते हैं अल्ट्रा स्लो प्रजनन दर कहते हैं। और उससे प्रभावित देश कौन कौन से हैं, चाइना, साउथ कोरिया, इटली, स्पेन जैसे 24 देश अल्ट्रो स्लो प्रजनन दर के अंदर शामिल आ जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूनतम स्तर, तो हांगकांग और साउथ कोरिया में यह दर 0.75 से भी बहुत नीचे है, तो ये बिल्कुल न्यूनतम स्तर के अंदर आ जाते हैं हांगकांग और साउथ कोरिया। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला तो आ जाएगा प्रजनन दर। देखो हमने पीछे पढ़ लिया कि 2024 के अंदर 2.25 जीवित जन्म प्रति महिला दर प्रजनन दर हो चुकी है, और 2040 के अंदर घट करके जिसको आइडिया कितना 2.1 का,
तो यहाँ देखेंगे 2.25 से 2040 के अंदर यह कितनी हो जाएगी, 2.1 होने का इसका अनुमान है। इसी प्रकार से दीर्घायु है उसमें वृद्धि हुई है, हो रही है। देखो विश्व में जीवन प्रत्याशा 2019 के अंदर कितनी है, 72.8 साल है, और 2050 के अंदर इसको 77.2 होने की आइडिया है। तो एक अनुमान ये है कि 2024 के अंदर कितनी है, 73.3 साल है, 73.3 साल है। और इस प्रकार से आगे चलते हैं। प्रवासन की बात करेंगे तो 2024 में टोटल कितने अंतरराष्ट्रीय प्रवासी हैं, तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या कितनी है, 304 मिलियन, 304 मिलियन है, जो कि 1990 में कितने थे, 154 मिलियन की तुलना में लगभग डबल हो गए। तो देखो 1924 के अंदर जो प्रवासियों की संख्या थी वो कितनी थी, 154 मिलियन थी, और 2024 में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या कितनी है, 304 मिलियन है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी वैश्विक जनसंख्या का 3.7% है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या कितनी है, 304 मिलियन। कथन एक आएगा, कथन ब बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या वैश्विक जनसंख्या का कितना परसेंटेज है, तो 3.7% है, जो कि 1990 की 2.9% से ये बड़े हैं। और महिला अंतरराष्ट्रीय प्रवासी पुरुष कितने हैं, तो पुरुष अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संख्या कितनी है, 52%, और महिला अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संख्या कितनी है, तो कितनी आ जाएगी, 48% आ जाएगी, और 140 मिलियन की संख्या है। और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रवासी दिवस घोषित किया। और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 की थीम आपसे पूछी जाएगी, तो थीम है मेरी महान कहानी, संस्कृति और विकास। वापस पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 की जो थीम है वो है मेरी महान कहानी, संस्कृति और विकास, माई ग्रेट स्टोरी, कल्चर एंड डेवलपमेंट। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारत की बात करेंगे, भारतीय प्रवासी जो दिवस है वो कब मनाते हैं, 9 जनवरी को, और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस है यह कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, भारतीय जो प्रवासी दिवस है यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। 2025 में, 2025 के अंदर 18वां संस्करण है वो कहाँ पे आयोजित हुआ, भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। 2025 के अंदर ये कहाँ पे आयोजित हुआ है, भुवनेश्वर के अंदर आयोजित हुआ है, उड़ीसा के अंदर। और अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के शीर्ष 10 टॉप 10 जो मूल देश है वो कौन कौन से हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के शीर्ष टॉप 10 जो मूल देश है वो कौन कौन से हैं। तो 2010 के अंदर टॉप में भारत था, 2015 के अंदर मूल देश में भारत था, 2020 के अंदर भी भारत था, और 2024 के अंदर भी कौन सा भारत है। यूं कह सकते हैं 2010 से लेकर के 2024 तक है अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के अंदर टॉप मूल देशों में सबसे टॉप जो रहा है वो भारत रहा है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के अंदर है। और नंबर 2 की बात करेंगे, 2010 के अंदर नंबर 2 पे मैक्सिको था, 15 मैक्सिको, 20 मैक्सिको, लेकिन 2024 में जो मैक्सिको है वो 3rd स्थान पे आ चुका है। और देखो चाइना देखेंगे, चाइना 10 के अंदर 3rd रैंक पे था, 15 में 3rd रैंक पे था, 20 में 3rd रैंक पे था। अब चाइना 2024 के अंदर है वो 2nd रैंक पे आ चुका है। तो मैक्सिको नीचे आ गया, चाइना ऊपर आ चुका है। एक बात और है, यूक्रेन की बात करेंगे, यूक्रेन इसमें किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं है, यूक्रेन किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं है, यूक्रेन किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं है। और 2024 में टॉप 10 के अंदर जिसने अपनी जगह सुनिश्चित की है तो वह कंट्री कौन सी आ जाएगी, यूक्रेन आ जाएगी। बाकी आगे देखेंगे तो रूसी संघ भी है, सीरियाई अरब गणराज्य भी है, बांग्लादेश भी है, वेनेजुएला भी है, अफगानिस्तान भी और फिलीपींस भी है। तो टॉप 10 कंट्री देख लेना, कंपैरिजन देख लेना, आज तक सबसे टॉप रहा है वो देख लेना। पहली दफा शामिल हुआ है यूक्रेन, शामिल हुआ है, जो अप डाउन हो चुके हैं मैक्सिको चाइना हो चुके हैं उनको देख लेना। इस प्रकार से इनका कंपैरिजन करके वो प्रश्न कई बार डाल देता है। और अब है अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के शीर्ष 10 गंतव्य देश, अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के शीर्ष जहां पे प्रवासी जाते हैं, जो टॉप 10 कंट्री है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखेंगे 2010 में यूएस, यूनाइटेड स्टेट, 2015 में यूएस, 2020 में यूएस, और 2024 में कौन सा यूएस, सभी में यूएस ही टॉप रहा है। अब 2002 नंबर पे 2010 में जर्मनी, और 2020 में जर्मनी, 2024 में जर्मनी, लेकिन एक बार जर्मनी शामिल नहीं हुआ 2015 के अंदर, तो यहाँ पे कौन सा आ गया, सऊदी अरब आ चुका है। इसी प्रकार से 2010 में 3 नंबर पर रूसी संघ, फिर जर्मनी, फिर सऊदी अरब, फिर सऊदी अरब है।
तो 2024 के अंदर प्रवासियों के शीर्ष 10 गंतव्य जो देश है वो कौन कौन से, यूएस आ जाएगा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे जर्मनी है, नंबर 3 पे सऊदी अरब है, यूके है नंबर 4 पे, 5 पे फ्रांस है, 6 पे स्पेन है, 7वें पे कनाडा है, यूएई 8वें स्थान पे है, ऑस्ट्रेलिया 9वें पे है, 10वां पे कौन सा आ जाएगा, रूसी संघ आ जाएगा। यूनाइटेड स्टेट अभी तक 2010 से लेकर के 2024 तक टॉप ही रहा है अंतरराष्ट्रीय 10 गंतव्य देशों के अंदर। और नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं, शीर्ष 10 गंतव्य देशों में प्रवासियों का परसेंटेज कितना है। जो टॉप 10 जो गंतव्य देश जहां पे प्रवासी गए हैं तो वहां पे प्रवासियों का परसेंटेज कितना है। सबसे पहले जो संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई है, यहाँ पे यहाँ की जनसंख्या में प्रवासियों का बाहुल्य कितना है, तो कितना है 74% है। सर्वाधिक है वो कहाँ पे है, यूएई के अंदर है। नंबर 2 देखेंगे कौन सा, सऊदी अरब देखेंगे। सऊदी अरब के अंदर यहाँ पे जनसंख्या में प्रवासियों का जो परसेंटेज है वो कितना है, 40.3% आ जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, वो कितना है 30.4%। फिर कौन सा, कनाडा जो कि 22.2%। फिर कौन सा, जर्मनी जो कि 19.8%। फिर कौन सा, स्पेन जो कि 18.5%। फिर यूके 17.1%। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका 15.2%। फ्रांस आ जाएगा 13.8%। रूस संघ कितना आ जाएगा 5.3%। और इसके बाद में है इसके बाद देखेंगे 2024 तक देखेंगे इनकी रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट पुरानी है, ये आपके काम की नहीं है। ये रिपोर्ट ये देख लीजिएगा, विश्व प्रवासन जो रिपोर्ट 2026 की बात करेंगे, ये नवीनतम डेटा तालिका है, ये हमारे लिए काम की है। ये जो नई मई के अंदर जारी हुई थी, अभी मई 2026 में नई रिपोर्ट आई है, तो ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रवासन की बात करेंगे, आईएमओ के द्वारा रिपोर्ट जारी होती है, जनसंख्या में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या कितनी है। 2024 तक अंतरराष्ट्रीय जो प्रवासी थे उनकी संख्या कितनी थी, 304 मिलियन। वैश्विक जनसंख्या में प्रवासियों का प्रतिशत बाहुल्य कितना है, तो 3.7%। प्रवासियों के अंदर महिला प्रवासियों की संख्या कितनी है, 48%। पुरुष कितने हैं, 52%। और इसके अलावा प्रवासियों में जो शरणार्थी है उनका बाहुल्य कितना है, तो वो है 36.9%। इसके बाद में जो माइग्रेट वर्कर है, श्रम जो प्रवासी है ना, वो है यहाँ पढ़ेंगे 167.7 मिलियन, यानी कि लगभग 60% ये क्या है, श्रम प्रवासी है। और वैश्विक प्रेषण प्रवाह है, वैश्विक जो प्रेषण प्रवाह है यहाँ पढ़ेंगे, इंटरनेशनल जो रेमिटीज है जो प्रेषण भेजते हैं वो है 905 बिलियन यूएसए डॉलर। और निम्न और मध्यम आय वाले देशों को जो प्रेषण प्राप्त होता है, रेमिटी प्राप्त होती है, वो कितनी है, 685 बिलियन यूएस डॉलर है। सबसे टॉप प्रेषण, सबसे शीर्ष प्रेषण प्राप्त करता देश कौन सा है, जहां पे सर्वाधिक रेमिटी प्राप्त होती है, पैसा प्राप्त होता है, वो भारत है। यहाँ पे कितना है, 137.67 बिलियन। और विश्व में कुल जबरन जो विस्थापित लोग, ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वो कितने थे, 120 मिलियन से अधिक है। और संघर्ष और आपदाओं से आंतरिक रूप से जो विस्थापित लोग हैं वो कितने हैं, 83.4 मिलियन है। 304 वैश्विक जनसंख्या का, महिला पुरुष कितने, शरणार्थी कितने, जो टॉप इंडिया रेमिटी प्राप्त करता है वो कितनी प्राप्त करता है, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है 137.67 बिलियन। और सिर्फ सबसे यहाँ इसके अलावा पढ़ेंगे जबरन या इसके अलावा हमने पीछे पढ़ा था कि संघर्ष या आपदाओं से जो आंतरिक रूप से विस्थापित जो लोग हैं वो कितने हैं, 83.4 मिलियन है। और इस प्रकार से आगे चलते हैं, नेक्स्ट है। और विश्व में कुल जबरन जो विस्थापित जो लोग हैं वो कितने हैं, 120 मिलियन से अधिक हैं। और केवल आपदा या फिर जलवायु परिवर्तन की वजह से आंतरिक जो विस्थापित हैं उनकी संख्या कितने, 45.8 मिलियन है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवासन का गलियारा कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवासन गलियारा है वो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका का, जिसमें कितने हैं, 11 मिलियन प्रवासी। और भारत का सबसे बड़ा प्रवासन गलियारा जिसकी वैश्विक स्तर पे जो रैंक कौन सी है, 5वीं रैंक है, वो है भारत और यूएई का गलियारा। और उत्तरी अमेरिका से दूसरा सबसे बड़ा गलियारा, यानी कि टॉप 10 जो गलियारे हैं उसमें भारत के 2 गलियारे हैं, एक यूएई का है 5वें स्थान पे, एक 6ठे स्थान पे है भारत और यूएसए का कॉरिडोर है जो 6ठे स्थान के ऊपर है। और अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की संख्या कितनी है, तो वो है 3.2 मिलियन। दूसरा सबसे बड़ा जो विदेशी समूह कौन सा आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा। तो शीर्ष
5 या 6 कॉरिडोर पड़ेंगे। सबसे ज्यादा जो कॉरिडोर पड़ेंगे 11 मिलियन का कौन सा है? मेक्सिको से संयुक्त राज्य अमेरिका कॉरिडोर। नंबर 2 पे है अफगानिस्तान से ईरान कॉरिडोर 3.7 मिलियन। थर्ड है सीरियाई अरब गणराज्य से तुर्की का 3.5 मिलियन का। चौथा जो कॉरिडोर पड़ेंगे रूसी संघ और यूक्रेन का है। और पांचवा कौन सा है? भारत से यूएई का कॉरिडोर 3.4 मिलियन का। और छठा जो है वो है भारत और यूएसए का कॉरिडोर। वर्ल्ड के टॉप 6 कॉरिडोर के अंदर, टॉप 6 कॉरिडोर के अंदर भारत के 2 कॉरिडोर शामिल है। पांचवें स्थान पे भारत यूएई का, छठे पे कौन सा? भारत यूएसए का। सबसे बड़ा जो कॉरिडोर 11 मिलियन का है वो है मैक्सिको से संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और अमेरिका के अंदर भारतीय प्रवासियों संख्या की बात करूंगा वो कितने आ जाएंगे? 3.2 मिलियन, जो कि दूसरा सबसे बड़ा विदेशी यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा। और अब है वर्ष 2024 में शीर्ष 20 अंतरराष्ट्रीय देश प्रवासन गलियारे। वर्ष 2024 में शीर्ष टॉप 20 अंतरराष्ट्रीय देश प्रवासन गलियारे। तो एक मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका, एक अफगानिस्तान ईरान आ जाएगा, सीरियाई अरब गणराज्य तुर्की का आ जाएगा, चौथे पे रूसी संघ का आ जाएगा, पांचवें पे भारत संयुक्त अरब अमीरात का है, छठे पे कौन सा जाएगा? भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का आ जाएगा। और अब है टॉप 10 देश जो प्रेषण भेजते हैं, रेमिटी भेजते हैं। और टॉप 10 देश जो प्रेषण या रेमिटी प्राप्त करते हैं। भेजने के अंदर सबसे नंबर फर्स्ट पे कौन सा है? यूएसए है। कितनी भेजते हैं? 103.18 यूएसडी बिलियन। नंबर 2 पे सऊदी अरबिया जो कितनी भेजते हैं? 46.56। नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड आ जाएगा। नंबर 4 पे जर्मनी। नंबर 5 पे चाइना। नंबर 6 पे फ्रांस। लग्जमबर्ग 7 पे, नीदरलैंड का 8 है पे, कुवैत 9 पे, 10वें पे कौन सा है? कनाडा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, चाइना, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, कुवैत, कनाडा टॉप 10 कंट्री है जो कि प्रेषण रेमिटी भेजते हैं। टॉप 10 कंट्री जो प्रेषण रेमिटी प्राप्त करते हैं। तो उसके अंदर नंबर 1 पे भारत, दूसरा मैक्सिको, नंबर तीसरा फिलीपींस है। तो भारत, मैक्सिको, तीसरा फिलीपींस है, चौथा कौन सा? फ्रांस, पांचवा पाकिस्तान, छठा चाइना, सातवां मिस्र, आठवां बांग्लादेश, नौवां ग्वाटेमाला, 10वां कौन सा? नाइजीरिया। और भारत की बात करेंगे, भारत कितना प्राप्त करता है? 137.67 यूएसडी बिलियन। मैक्सिको कितनी प्राप्त करता है रेमिटी? तो यहाँ पे 67.64, फिलीपींस 40.28 यूएसडी बिलियन। और क्षेत्रीय आंकड़े पढ़ेंगे। सबसे अधिक प्रवासी पाने वाला क्षेत्र यूरोप है, कितना? 9.4 करोड़। और सबसे अधिक प्रवासी भेजने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा? एशिया, 11.5 करोड़। अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का उच्चतम अनुपात वाला देश कौन सा है? यूएई। अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का उच्चतम अनुपात वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा? ओशनिया। क्षेत्र पढ़ेंगे कौन सा जगह? ओशनिया। विश्व में लगभग 304 मिलियन अंतरराष्ट्रीय प्रवासी है, जो वैश्विक जनसंख्या कितना है? 3.7% है। 2005 में लगभग 193 मिलियन की तुलना में 111 मिलियन वर्तमान में अधिक हैं। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रवास करने वाले छात्रों में एशिया का सबसे बड़ा जो हिस्सा है, नंबर 1 चाइना का है, नंबर 2 पे है भारत, जिसमें 6,20,000 से अधिक छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं। और ये है करंट की किताब, जो सेकंड ग्रेड के लिए तो ये नहीं है, हम कह सकते हैं ये स्पेशली सीईटी और एलडीसी के जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, सेकंड ग्रेड के लिए मार्केट में आ रखी है। राजस्थान क्रोनोलॉजी शाब्दिक की 2.0 के नाम से, उसमें क्या है? कंप्लीट मई तक का करंट है। जून के तो करंट मेरे ख्याल से आएगा नहीं, मार्च अप्रैल मई तक आ जाएगा। वो मार्केट में बुक आ रखी है। हालांकि 10 जून तक की क्लास यूट्यूब पे मैंने करवा रखी है, वो भी आप देख सकते हो। इस क्लास की पीडीएफ जल्दी ही डाल देंगे, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है 2 दिन के अंदर अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।